Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 20th July 2021 and we are going to discuss the important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. आज का हमारा पहला न्यूज है पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड। रिसेंटली जो हमारा पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है, उससे पहले ही आज एक न्यूज ब्रेक हुई थी कि इंडियन गवर्नमेंट और ऐसे बहुत सारे और भी गवर्नमेंट ने कुछ इस पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया था फॉर सर्वेलेंसिंग वेरियस पर्सनालिटीज। हालांकि एक डाटाबेस निकल के आया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस पेगासस स्पाईवेयर ने अटैक किया था, और क्योंकि ये इंडिया में भी बहुत सारे लोगों का नाम है, कुछ जर्नलिस्ट वगैरह हैं और कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इवन कुछ पॉलिटिशियंस हैं, और क्योंकि ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो इजराइल की कंपनी है वो सिर्फ गवर्नमेंट को बेचती है या गवर्नमेंट को ही डिलीवर करती है, तो इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर में ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज करके इंडियन गवर्नमेंट अपने ओपोनेंट्स की कहीं ना कहीं ऑपोजिशंस या कुछ ऐसे जर्नलिस्ट की कहीं ना कहीं स्पाईवेयर कर रही है या स्पाइंग कर रही है या स्नूफिंग कर रही है ऑन देयर व्हाट्सएप मोबाइल और ऑन देयर व्हाट्सएप ऐप। तो समझते हैं थोड़ा पेगासस से रिलेटेड कुछ चीजें, और व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाट इज पेगासस इज एंड हाउ इट कैन यूज टू हैक द मोबाइल और द व्हाट्सएप। देखिए, रिसेंटली न्यूज ये है कि रिसेंटली इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट पेगासस द malicious सॉफ्टवेयर हैज allegedly been used to secretly monitor and spy on an extensive host of public figures in India. ये आमतौर पे ये डेटा निकल के आया है और एक डेटाबेस आया है जिसमें बहुत सारे लोगों के नंबर वगैरह हैं कि इन सब नंबरों का हो सकता है, मतलब कि इन सब नंबरों का या तो कहीं ना कहीं स्नूपिंग हो रहा है या फ्यूचर में होने के चांसेस है। ये कोई कंफर्म नहीं है कि इन नंबरों का या इन सब डिवाइसेस का कहीं ना स्नूपिंग किया गया है, ये जस्ट एक एलिज्ड है। पेगासस प्रोजेक्ट के बारे में समझा जाए तो पेगासस प्रोजेक्ट ये बेसिकली पेरिस बेस्ड मीडिया, एक नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने एक लीक ऐसे डाटाबेस उन्होंने शो किया है या रिलीज किया है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फोन नंबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड टारगेटेड बाय स्पाईवेयर कॉल्ड पेगासस। उसमें वो उन्होंने कहा है या ये इस तरह के उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, ये स्पाईवेयर है, ये इतने सारे नंबरों को इन्फेक्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दे शेयर द डेटा विद ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एज पार्ट ऑफ ए कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड पेगासस प्रोजेक्ट। पेगासस प्रोजेक्ट के बारे में समझा जाए तो ये एक इजरायली कंपनी जिसको हम लोग एनएसओ ग्रुप कहते हैं, उन्होंने ये पेगासस बनाया था। ये एक तरह का स्पाईवेयर है, आप समझिए ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली ये करता क्या है कि जो होस्ट मोबाइल होता है उसके जो व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप के जितने भी कॉल डाटा या चैट या रिकॉर्डिंग, या इवन ये पेगासस सॉफ्टवेयर इतना एडवांस है कि ये इवन उस पर्सन के जाने बिना ही उसके माइक्रोफोन ऑन कर सकता है, उसके कैमरा को ऑन कर सकता है और उस पर्सन के सारी चीजें वो लोकेट या सुन सकता है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एटलीस्ट 2 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स
इंडिया के लिए कहा गया है कि 2 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के नंबर हैक किए गए हैं और 3 ऑपोजिशन लीडर्स के, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी गवर्नमेंट, इवन ऑफिशियल, सम साइंटिस्ट एंड ओवर 40 जर्नलिस्ट इन इंडिया वेर टारगेटेड बाय दिस पेगासस सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ एलिज्ड या इस तरह के क्लेम किए गए हैं इस कंपनी द्वारा। दूसरा अगर समझा जाए तो पेगासस इट इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर और malware क्लासिफाइड एज ए स्पाईवेयर एंड इट इज डिजाइन टू गेन एक्सेस टू डिवाइसेस विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर्स। जैसे हमने कहा कि ये एक ऐसा स्पाईवेयर होता है जो उस डिवाइस को पूरी तरह से हैक कर सकता है और उसके सारे डाटा को या सारे जो कम्युनिकेशंस को जो उसके सेंडर है उसके पास ट्रांसफर कर सकता है एंड गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड रिले इट बैक टू whoever it is that is using the software to spy. Pegasus has been developed by the Israeli firm NSO Group that was set up in 2010 and the earliest versions of Pegasus discovered which was captured by the researchers in 2000। आमतौर पे 2016 में इस Pegasus का कहीं ना कहीं मालूम चला था कि इस तरह का सॉफ्टवेयर है and they basically used to infect phones through what is called spear phishing। इसको spear phishing कहते हैं। spear phishing basically होता क्या है कि अगर आप कोई एक टेक्स्ट, आमतौर पे जो पर्सन होता है जो इस स्पाईवेयर का यूज करता है वो एक टेक्स्ट भेजता है और अगर वो पर्सन जिसको टारगेट किया गया है वो उस टेक्स्ट को क्लिक करता है या ओपन करता है तो ये सॉफ्टवेयर उसके उस मोबाइल के अंदर में इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद उस मोबाइल के सारे कंट्रोल उस पर्सन के पास चला जाता है। तो जैसे कि the text message or email that tricks a target into clicking on a malicious link। Since then, however, NSO attack capabilities has become more advanced and even कहा यह जा रहा है कि Pegasus infection can be achieved through so-called zero-click attack। zero-click attack का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह का आपको अब मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, ना ही उस पर्सन को क्लिक करने की जरूरत है, जस्ट ऐसे ही मतलब वाया वेरियस अदर वेज ऑल्सो उस फोन को हैक किया जा सकता है बिना उस पर्सन के जाने। So which do not require any interactions from the phone owners in order to succeed। This will often exploit zero-day vulnerabilities which are flaws or bugs in an operating system that the mobile phone manufacturer does not yet know about and so has not been able to fix। क्योंकि ये कुछ ऐसे मोबाइल फोन के जो vulnerabilities होती है उनको ये सॉफ्टवेयर देखता है और उसी vulnerabilities का ये यूज करता है ये सॉफ्टवेयर। तो अगर कहा जा सकता है तो ये कहीं ना कहीं लूप होल उस मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने जो छोड़ दिया है उस मोबाइल के अंदर में, उस लूप होल का यूज करके उस फोन में ये इंस्टॉल कर जाता है। तो ये काफी खतरनाक है और कहा यह जाता है कि कहीं ना कहीं इजरायली कंपनी ये जो एनएसओ ने जो ये सॉफ्टवेयर बनाया है इससे बहुत हद तक किसी भी पर्सन के मोबाइल को हैक किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस एलिज जो क्लेम था इसको कहीं ना कहीं मैरिफाइड किया है। उन्होंने कहा है कि ये इस तरह की चीजें इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती है और हम अगर किसी का सॉफ्टवेयर या किसी का मोबाइल अगर हैक भी करते हैं तो वो एक पूरे जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू होता है। इसकी एक कमिटी होती है जो ये रिकमेंडेशन देती है और ऑथोराइज करती है and it can only be hacked in the case of national security। अगर नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता है तभी इस तरह के फोन को हैक किया जाता है, अदरवाइज ये चीजें गवर्नमेंट को परमिशन नहीं है किसी आम पर्सन के या आम शहरी के मोबाइल को हैक करने का। ये गवर्नमेंट ने बकायदा आईटी मिनिस्टर ने ये बकायदा बयान दिया है पार्लियामेंट में। तो हाउ पेगासस स्पाईवेयर कैन टेक ओवर योर मोबाइल फोन। जैसे हमने बताया है कि आमतौर पे मैसेज आते हैं और उस मैसेज को क्लिक करना पड़ता है, बट अभी क्या हो रहा है कि अभी मैसेज की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही जा सकते हो, ऐसे ही मोबाइल को हैक किया जा सकता है। अब टारगेट्स बेसिकली कहा यह जा रहा है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कुछ पर्संस जो है जैसे कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनके फोन को टारगेट किया गया है, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ लॉयर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन टारगेटेड विद फोन मालवेयर सोल्ड टू अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बाय एन इजरायली सर्वेलेंस फर्म। तो जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है उनको इन सब पर्सनल्स के जो मोबाइल नंबर को हैक करके गवर्नमेंट को ये सेंड किया गया है या इजरायली फर्म ने बेचा है इसको। कहा यह भी जा रहा है इस रिपोर्ट में कि इंडियन मिनिस्टर्स इवन सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑपोजिशन लीडर आल्सो फिगर इन द लिस्ट ऑफ पीपल्स हुज फोन मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द स्पाईवेयर। मे भी ध्यान रखिएगा ये कई कंफर्मेशन नहीं है, मे भी सब में बोला जा रहा है क्योंकि कोई रिजल्ट या कोई रिपोर्ट नहीं है कि सम पर्सन हैज हैक्ड इट। तो ये एक तरह का एलिज्ड क्लेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास प्रूफ है कि गवर्नमेंट ने ये हैक किया ही है। तो ये जस्ट एलिज्ड है।
दूसरा, इन 2019 व्हाट्सएप ने एक लॉ सूट भी फाइल किया था इन द यूएस कोर्ट अगेंस्ट इजरायली एनएसओ ग्रुप, एलिजिंग दैट द फर्म वाज इनकॉर्पोरेटिंग साइबर अटैक ऑन द एप्लीकेशंस बाय इन्फेक्टिंग मोबाइल डिवाइसेस विद मैलिशियस सॉफ्टवेयर। रिसेंट इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए थे इस तरह के मोबाइल हैकिंग या इस तरह की चीजों से बचने के लिए, जैसे कि सबसे पहला स्टेप है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 विद एम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम एंड बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर सेफ्टी मेजर्स फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड फ्रंटलाइन आईटी स्टाफ अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये बनाया गया था। दूसरा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया जिसको NCCC 2017 में बनाया गया था। एंड NCCC was developed to scan internet traffics and communication metadata, which are little snippets of information hidden inside each communications coming into the country to detect real-time cyber threat। अगर कोई साइबर थ्रेट होगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा। तीसरा है साइबर स्वच्छता केंद्र 2017 में। ये दिस प्लेटफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंटरनेट यूजर्स टू क्लीन देयर कंप्यूटर एंड डिवाइस बाय वाइपिंग आउट वायरसेस एंड मालवेयर्स। चौथा है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। I4C was recently inaugurated by the government, and National Cyber Crime Reporting Portal has also been launched by Pan India। And last जो है कंप्यूटर सर्ट इन, जिसको हम लोग कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, इट इज द नोडल एजेंसी विच डील्स विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लाइक द हैकिंग एंड फिशिंग। तो इस तरह की चीजों को ये कहीं ना कहीं सर्ट कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करता है। तो ऐसा कहना कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया है ये पूरी तरह से सरासर गलत है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। इट इज ए अलीज्ड क्लेम डन बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी या दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है ये गलत भी हो, तो किसी नतीजे पे पहुंचना, हालांकि गवर्नमेंट ने जाहिर सी बात है इसमें करना ये चाहिए कि कोई पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह उससे इस चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। और हाँ तक ये अगर ऐसा किया गया तो ये राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, एंड गवर्नमेंट शुड टेक दिस कंसिडरेशंस। नेक्स्ट अगर समझा जाए तो स्नूपिंग के लिए हमारे पास एक्ट है, जैसे कि एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 और दूसरा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है। तो ये दो एक्ट है जिसको प्रोटेक्ट करता है इस तरह के हैकिंग से। इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स के बारे में बोला जाए तो ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये एक सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, and it is a specialized agency within the United Nations which play a leading role in the standardizations and development of telecommunication and cyber security issues। तो cyber security वगैरह कोई इश्यू होता है तो ITU देखता है। दूसरा, एक बुडापेस्ट कन्वेंशंस भी है on cyber crime, and it is an international treaty that seeks to address internet and computer crimes by harmonizing national laws, improving investigative techniques and increasing cooperation among nations, and it came into force in 1st July 2004। ध्यान रखिएगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशंस। तो दीज आर द कंसर्न अबाउट द पेगासस स्पाईवेयर। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। सो हमारा अगला न्यूज है हबल स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड। रिसेंटली हबल में कुछ इश्यूज हो गए थे और उस इश्यूज को नासा ने सॉल्व कर दिया है। ध्यान रखिएगा, हबल अभी तक का एक वन ऑफ द गुड वर्किंग, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये एक तरह का स्पेस टेलीस्कोप्स है जो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज किया है स्पेस में। तो थोड़ा समझते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप्स के बारे में। देखिए, अगर हबल के बारे में समझा जाए तो नासा न्यूज ये है कि नासा हैज रिटर्न द साइंस इंस्ट्रूमेंट ऑन द हबल स्पेस टेलीस्कोप्स टू ऑपरेशनल स्टेटस। जैसे कि वो थोड़ा सा सेफ मोड में चला गया था साइंस इंस्ट्रूमेंट, और उसको नासा ने उसको ऑपरेशनल स्टेटस में कर दिया ऑलमोस्ट ए मंथ आफ्टर सस्पेंडिंग देयर वर्क ड्यू टू ट्रबल इन इट्स पेलोड कंप्यूटर। पेलोड कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। नासा के हबल के बारे में समझा जाए तो ये जो नाम दिया गया था हबल, ये एक तरह के एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था एडविन हबल, और उनको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट देने के लिए ही इस हबल का स्पेस टेलीस्कोप का नाम हबल रखा गया। ये एक तरह का ऐसी ऑब्जर्वेटरी है, एंड इट इज द फर्स्ट मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप टू बी प्लेस्ड इन स्पेस एंड हैज मेड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी सिंस इट्स लॉन्च। ध्यान रखिएगा, हबल के डिस्कवरी के बाद, हबल के लॉन्च के बाद हमने स्पेस को और बहुत ही करीब से देखा था। पर हबल की जर्नी इतनी सिंपल भी नहीं थी। जब पहली बार इसको लॉन्च किया गया था तो टेलीस्कोप की जो ग्लास थी, फ्रंट ग्लास, उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी और उसको पहले ही लॉन्च में ही उसको ठीक करना पड़ा। उसके बाद हबल ने बहुत सारे कहीं ना कहीं फोटो दिए हैं स्पेस का, और वो बहुत सारे डिस्कवरीज इसने किया है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मिशन करने पड़े जिसमें हबल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या टेक्निकलिटीज को सॉल्व किया गया, जो प्रॉब्लम्स थी।
और अभी भी हबल काम कर रहा है। हबल को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया था 1990 में। इट इज सेड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांस इन एस्ट्रोनॉमी सिंस गैलीलियो टेलीस्कोप। गैलीलियो टेलीस्कोप के बाद सबसे बड़ा डिस्कवरी यही कर रहा है। It is a part of NASA's Great Observatory Program. It is a family of 4 space-based observatory, each observing the universe in different kinds of light. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट के फॉर्म्स में ये यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड द अदर मिशंस इन द प्रोग्राम इंक्लूड विजिबल लाइट स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप्स, क्वांटम गामा रे ऑब्जर्वेटरी एंड चंद्रा एक्स ऑब्जर्वेटरी। ये कुछ 4 ऐसे फैमिली के कहीं ना कहीं टेलीस्कोप हैं जो कहीं ना कहीं एक संग काम कर रहे हैं। हबल के बारे में बोला जाए, इट इज लार्ज एंड वर्सेटाइल एंड इट इज लार्जर देन ए स्कूल बस, दैट इज 13.3 मीटर एंड हैज ए 7.9 फीट मिरर। तो 7.9 फीट मिरर है इसके। इट कैप्चर्स इमेजेस ऑफ डीप स्पेस, प्लेइंग ए मेजर रोल इन हेल्पिंग एस्ट्रोनॉमर्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स बाय ऑब्जर्विंग द मोस्ट डिस्टेंट स्टार, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स। इसके जो डाटा है ये ओपन टू पीपल्स है। नासा अलाउज also allows anyone from the public to search the Hubble database for which new galaxies it captures. What unusual did it notice about our star, solar system and planets, and what patterns of ionized gas it absorbs on specific day? तो ये कुछ हबल ने भी नासा ने भी अलाउ किया है कि कॉमन पब्लिक भी इसके डाटाबेस को चेक कर सकता है। हबल ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए, अनगिनत कंट्रीब्यूशन दिए। ये हमें स्पेस के देखने के नजरिए को ही बदल दिया। अगर कहा जाए कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने किया है, तो इसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, जो पहली बार इसको लॉन्च किया गया और उसका जब पहली बार उसका मिरर को ठीक किया गया, उसमें सबसे पहला है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स वाज एक्सेलरेटिंग। दिस इन टर्न लेड टू द कंक्लूजन दैट मोस्ट ऑफ द कॉस्मोस वाज मेड अप ऑफ मिस्ट्री स्टफ कॉल्ड डार्क एनर्जी। तो डार्क एनर्जी के बारे में पहली बार हमें 1990 में ही मालूम चला था। इट वाज ड्यू टू हबल। दूसरा जो है स्नैपशॉट ऑफ साउदर्न रिंग नेबुला। साउदर्न रिंग नेबुला जो है 1995 में डिस्कवर किया गया था। इट शोड 2 स्टार, ए ब्राइट व्हाइट स्टार एंड ए फेंटर डल स्टार एट द सेंटर ऑफ द नेबुला, वेयर द डल स्टार वाज इंडीड क्रिएटिंग द होल नेबुला। तीसरा है कोलिजन ऑफ 2 ड्वार्फ गैलेक्सीज। 2 ड्वार्फ गैलेक्सी का कोलिजन्स इसने रिकॉर्ड किया था इन 1998 एंड वन ऑफ विच इज आइजविस्की 18। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टार। 2 गैलेक्सी के टकराने से एक नया स्टार भी बना था। नेक्स्ट है कलरफुल पैटर्न ऑफ गैसेस इन ए ब्लैक होल पावर्ड गैलेक्सी नोन एज सर्सिनस गैलेक्सी 1999 में उसकी डिस्कवरी। उसके बाद कोलिजन बिटवीन 2 गैलेक्सीज। उसके बाद स्नैपशॉट ऑफ नेपच्यून, द इमेज ऑफ मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट, रिवील्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड क्लाउड कंपोज्ड ऑफ मिथेन आइस क्रिस्टल। उसके बाद डिस सराउंडिंग स्टार बेटा पिक्टोरिस। उसके बाद इट कैप्चर्स द गैलेक्सी क्लस्टर अबेल and it also poses a strong gravitational field which acts as a lens to reflect the light of the almost 3000 background galaxies। तो gravitational lensing वगैरह का भी कहीं ना कहीं इसका यूज हुआ था पहली बार इस हबल्स के ही थ्रू। उसके बाद इसने कैप्चर एन एनकाउंटर ऑफ ए कॉमेट। कॉमेट का भी इन्होंने फोटो देखा था इसने, और कॉमेट साइडिंग स्प्रिंग गम 29 एक वाइब्रेंट स्टार, उसकी भी फोटो इसने खींची थी। क्लस्टर ऑफ स्टार, उसके बाद बहुत सारे डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंशियन कॉमेट, फिर ट्रायंगुलम गैलेक्सी वास, उसका भी फोटो लिया था, गैलेक्सी ES04। तो ऐसे अनगिनत ऐसे डिस्कवरीज हबल ने किया था। हबल के बाद जो नया जो टेलीस्कोप जो लॉन्च होगा उसका नाम है आपका बेसिकली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड इट इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च लेटर दिस ईयर। इस ईयर के एंड तक कहीं ना कहीं लॉन्च करने की बात है। ये हबल से भी दुगना, हबल से भी कई गुना ज्यादा ये पावरफुल होगा और ये हमें कहीं जो स्पेस की जो डिस्कवरी है और डिटेल में हमें करके देगा। Many astronomers hope that the two will be able to operate alongside each other at least for some period of time। तो कुछ समय तक दोनों ही काम करेंगे, जेम्स वेब एज वेल एज हबल। तो ये कुछ है डिस्कवरीज विच वाज डन बाय हबल, और ये बहुत हबल ने जो स्पेस की जो डिस्कवरी है वो बहुत डिटेल में किया है, और हबल के चलते ही हमने जो भी आज जो भी ह्यूमैनिटी या इंसानियत ने जो भी आज स्पेस के बारे में जितनी डिस्कवरीज की है, इसमें हबल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। चलिए हमारा अगला न्यूज है फिट फॉर 55 पैकेज। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने एक नया ग्रीन डील साइन किया है जिसका उन्होंने नाम दिया फिट फॉर 55 पैकेज।
न्यूज ये है, रिसेंटली द यूरोपियन यूनियन रिलीज्ड ए न्यू क्लाइमेट प्रपोजल, द फिट फॉर 55 पैकेज, and the EU is in December 2020 submitted a revised nationally determined contributions under the Paris Agreement. तो ये जो है बेसिकली जो रिलीज किया गया है फिट फॉर 55 पैकेज, ये एक तरह का नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है जो पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था। ये यूरोपियन यूनियन ने दिया है ये नया ऑब्जेक्टिव्स। एम ये है कि द न्यू पैकेज अटेम्प्ट्स टू डिलीवर द एनडीसी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी गोल थ्रू proposed changes that would impact the economy, society and industries as well as ensure a fair, competitive and greener transition by 2030 and beyond। तो जो 2030 तक का टारगेट है और उसके बाद भी, तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कहा यह गया कि दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट टू attain the NDC and also provide carbon neutrality goal through proposed changes। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की अगर बात किया जाए तो इट इज अचीव्ड व्हेन ए कंट्रीज इमिशंस आर बैलेंस्ड बाय एब्जॉर्प्शंस एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आमतौर पे अगर क्लाइमेट न्यूट्रलिटी या कार्बन न्यूट्रलिटी की अगर बात की जाए तो कार्बन न्यूट्रलिटी उसको कहते हैं जितना अमाउंट ऑफ कार्बन हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना ही, जितना हम अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज कर रहे हैं उतना ही वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, तो उसको हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी बोलते हैं। ये आमतौर पे उन सब सारे प्रोसेस के थ्रू होता है जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन अब्जॉर्प्शन किया जाए, या तो आप लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स को ग्रो कराएं या आप ऐसा कोई टेक्निक डेवलप करें जहां पर कार्बन को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो इन सब टेक्निक के थ्रू ही कार्बन क्लाइमेट न्यूट्रलिटी या कार्बन न्यूट्रलिटी हो सकती है। When a country's emissions are balanced by absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere, and it also expresses a state of net zero emission, इसको net zero emissions भी कहते हैं। It claims to achieve a balance between regulatory policies and market-based carbon pricing to avoid the pitfall of each। नेक्स्ट अगर समझा जाए मेजर प्रोपोजल्स क्या है इस फिट फॉर 55 ऑब्जेक्टिव्स में, इसमें एक तो रिन्यूएबल सोर्सेज से थ्रू एनर्जी बनाना पड़ेगा। इट प्रोपोजेस to increase the binding target of renewable sources in EU energy mix of 40%, 40% एनर्जी मिक्स यूज करना पड़ेगा। कहां से? फ्रॉम 32% अर्लियर 32% था पर उसको 40% इन्होंने किया है। एंड इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी बाय 36% जो 32% था बाय 2030। Vehicular carbon emissions it must be cut by 55% by 2030 and by 100% by 2035। तो 2030 तक 55% करना पड़ेगा, कम कट करना पड़ेगा इमिशन कार्बन इमिशंस, और 2035 तक 100% कम करना पड़ेगा, विच मीन्स ए फेज आउट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल बाय 2035 तक। तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से डीजल और पेट्रोल व्हीकल को खत्म कर दोगे 2035 तक। It also includes some provisions that benefits the auto industries. Public funding will be used to help building charging stations। तो जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस और इलेक्ट्रिक कार वगैरह लॉन्च करने पड़ेंगे। एंड एवरी 60 किलोमीटर्स ऑन मेजर हाईवे, ए मूव दैट विल इनकरेज सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। देखिए आज इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज चार्जिंग स्टेशन जगह जगह नहीं होते हैं। तो अब क्योंकि जगह जगह नहीं होने के चलते लोग इलेक्ट्रिक कार को लेना पसंद अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम फंस जाएगी अगर आप हाईवे वगैरह में जाते हैं। तो शहरों के लिए तो ठीक है जहां पर चार्जिंग स्टेशन हो सकता है अगल बगल अवेलेबल हो जाए, बट दूर तक ये पॉसिबल नहीं है। इट विल ऑल्सो हेल्प फाइनेंस ए नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। तो हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन रिसेंटली हमारे लद्दाख में चालू हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन फॉर्मेशन और हाइड्रोजन मोबिलिटी की बात चल रही है, तो बट ये हर जगह करना पड़ेगा। दूसरा अगर बात किया जाए तो इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लगानी पड़ेंगे। इट कॉल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम फॉर बिल्डिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट सेपरेट फ्रॉम द यूज करंट ETS टू बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम 2026। ETS are market-based instrument that create incentives to reduce emissions where these are most cost effective। देखिए इमिशन जो ट्रेडिंग सिस्टम ये होता है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है या ऐसे पर्सन्स है जो अपने इमिशंस को रिड्यूस करता है तो उसे इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ इंसेंटिव होना चाहिए तभी वो इमिशन को कम करेंगे। तो उसके लिए बात चल रही है कि दे शुड प्रपोज द इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जहां पर लोगों को थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जाए सो दैट दे कुड आल्सो हैव प्रपोजल्स और दे कैन आल्सो रिड्यूस द इमिशंस। दूसरा बात है सोशल क्लाइमेट फंड के बारे में। It to helps low income citizens and small businesses adjust to the new ETS. The EU proposes the creation of a social climate fund। Social climate fund होगा which will take various forms ranging from funding for renovation of buildings and access to low carbon transport to direct income support। तो ये भी कुछ कहीं ना कहीं ये फंड प्रोवाइड कराएगा।
Also, they expect to build up this fund using 25% of revenue from the new ETS, and the current ETS is being proposed to extend to the maritime sectors between 2023 to 2025. तो ये जो चीजें हैं वो सोशल क्लाइमेट फंड करेगा। दूसरा अगर देखा जाए तो थर्ड जो मेथड है वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स होगा। ये अगर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को समझा जाए तो अमंग अदर मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स द ईयू इज प्रोपोजिंग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म व्हिच विल पुट ए प्राइस ऑन इंपोर्ट फ्रॉम प्लेसेस दैट हैव कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जहां पर ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा प्राइजेस एक्स्ट्रा चार्जेस पुट करने की बात कह रहे हैं जहां पर अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या कोई प्लेसेस है जहां पर इंटेंसिव कार्बन का यूज होता है या कार्बन का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने पड़ेंगे। मतलब इट विल प्रमोट ऑल दोज इंडस्ट्रीज और ऑल दोज प्रोसेसेस जहां पर कार्बन का प्रोडक्शन कम हो या उस प्रोसेस में कार्बन का प्रोडक्शन कम लगा हो, वहां से चीजों को खरीदने की बात चल रही है। दूसरा, this instrument has been deemed to have a small impact on global carbon dioxide emissions by the United Nations Conference on Trade and Development and could instead have negative impact on developing countries। तो देखिए ऐसे जो डेवलप कंट्रीज उनके लिए तो अच्छा है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगे उनके लिए दिक्कत है क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो कार्बन लो कार्बन इमिशंस हो आपके जो प्रोडक्शन मेथड में। तो ये सोचना पड़ेगा कंट्रीज को, तो कहीं ये नेगेटिव इफेक्ट ना आ जाए। दूसरा, इनहेंस सिंक कैपेसिटी कार्बन सिंक जो प्रोसेस है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि जितना भी हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज्यादा अब्सॉर्ब कर ले, तो उससे भी कहीं ना कहीं हम कार्बन न्यूट्रल सिचुएशन बना सकते हैं। It has set target to enhance the use sink capacity to 310 million tons of carbon dioxide equivalent, which it hopes will be achieved through specific नेशनल टारगेट्स बाय मेंबर कंट्रीज। तो मेंबर कंट्रीज अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिक्रीज कर सकते हैं या उसको इस कार्बन सिंक कैपेसिटी को इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट एनालिसिस ये है पूरा कि द यूज एनडीसी जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट है इज टू बी रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 55% बिलो 1990 लेवल बाय 2030 एंड इट आल्सो सेट ए लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। तो 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी की बात चल रही है कि कार्बन पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। The EU target is more aggressive than that of the USA. USA से ज्यादा aggressive है ये target EU का, and which commit to reduce emission by 40% to 43% over the same period, but behind Britain which plays to 68% reduction. Britain ज्यादा कहीं ना कहीं target लिया 68% reductions का। चाइना जो है the world largest emitter has only said it aims to for emissions to peak by 2030 तक ये emissions aim को peak करेगा। दूसरा, फिट फॉर 55 पैकेज कुड पुट यूरोप एट द फोरफ्रंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रिक कार्स। अब ये जो ईयू का जो फिट फॉर 55 पैकेज है ये कहीं ना कहीं बैटरी या इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट करेगा यूरोप में। ऑफशोर विंड जनरेशंस और एयरक्राफ्ट इंजन दैट रन्स ऑन हाइड्रोजन, वो भी चीजें होनी शुरू हो जाएगी। बट द ट्रांजिशन विल ऑल्सो बी पेनफुल फॉर सम कंज्यूमर्स एंड कंपनीज। ये ट्रांजिशन थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, रेजिंग द कॉस्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक वीडियो मॉनिटर्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना for example, or a vacation flight to a Greek islands or even a full tank of gasoline। तो ये दिक्कत हो सकती है। Companies that make products destined for obsolescence like parts from the internal combustion engines must adapt or go out of business। ये कहीं ना कहीं खत्म हो सकते हैं, ये पार्ट यूजलेस हो जाएंगे। And the proposal could reshape polluting industries like steel making which directly employs 330,000 people in the European Union। तो इससे चीजें तो चेंज होगी, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे इस फिट फॉर 55 पैकेज से, बट ओवरऑल इसको समझना पड़ेगा और ऐसे सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम इस टारगेट को अचीव कर पाए। कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज एक रियल प्रॉब्लम है और उसे फेस तो करना ही पड़ेगा। तो कभी ना कभी इस टेक्नोलॉजी को या इस कार्बन न्यूट्रलिटी को हमें अचीव करनी होगी अगर हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं, ईयू का जो टारगेट है काफी अच्छा है, बट इसे अचीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं डीएनए के एक अलग सेगमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया तभी आपको मिलेंगे। सो टिल देन टेक केयर।